नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। महाबहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच को देखते हैं। एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। मैं आज के दिन ये अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो। उसमें एक बड़ी चुनौती है जो डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और घुसपैठियों को यहाँ एक नियोजित ढंग से भारत के अंदर घुसपैठ और जमीनों पे कब्जा करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो संज्ञान में भारत सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में है और किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो प्रधानमंत्री ने वही भाषा बोली जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिश्व शर्मा हमेशा बोलते रहते हैं। घुसपैठिए कह करके मुसलमानों को गालियां देते रहते हैं। मुसलमानों को तानो तशनी और इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की ज़ुबान प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। क्या हम अदर कंट्री में इस प्रकार जा सकते, रह सकते? लेकिन भारत क्या खाला जी का घर है क्या? जो आए जहां आए इसे बस जाए और आ जाए, और विपक्ष उसको हाथों हाथ ले लेता है कि नहीं ये तो अब नहीं जा सकते। ये अच्छी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद और बधाई। 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी अराजकता चरम पर थी। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और खून जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने परसों ही राज्य मंत्रिमंडल में अवैध धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार करते हुए धर्मांतरण रोधी कानून को और अधिक सख्त बनाने का निर्णय लिया है। ये कानून प्रदेश में किसी भी प्रकार के जबरन या प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्मांतरण को पूरी तरह से रोक लगाएगा। आजादी के अमृत पर्व का मौका और पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा और अहम ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने सरहदी इलाकों में डेमोग्राफी चेंज की साजिश की तरफ ध्यान दिलाया और कहा कि एक बड़े संकट की साजिश रची जा रही है। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने ऐलान किया कि जल्द ही देश में एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा। आदिवासियों की जमीन, बहन बेटियों की सुरक्षा और आबादी संतुलन की चाल को नाकाम करने के लिए उन्होंने इस पर खासा जोर दिया। उधर उत्तर प्रदेश में छांगुर गैंग और आगरा के धर्म परिवर्तन जिहाद गैंग पर शिकंजे के बाद यह ऐलान और ज्यादा अहम है। वहीं उत्तराखंड में भी पिछले कुछ वक्त में आबादी असंतुलन को लेकर बहस छिड़ी। तो इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि छांगुर गैंग जैसी साजिशों के खिलाफ बड़ी तैयारी, और अब यूपी उत्तराखंड में भी गुमराह गैंग के उल्टे दिन शुरू। इसी पर आज की महाबहस करेंगे। महाबहस में आज तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश चौधरी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, अमाम वाहिद प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सबसे पहले एच.एस. रावत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवाल जरा ले लें। वक्त है महाबहस के सवालों का। मोदी का मिशन घुसपैठियों की साजिशों की खत्म, छांगुर गैंग जैसी साजिशों के खिलाफ बड़ी तैयारी, यूपी उत्तराखंड में गुमराह गैंग के उल्टे दिन शुरू। तो ये यहां पर चर्चा की शुरुआत अब हम करेंगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। एच.एस. रावत साहब, हम सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं।
हिंदू धर्मगुरु हैं आप, किस तरीके से आप प्रधानमंत्री के बयान को देख रहे हैं और किस तरीके से ये जो छांगुर गैंग या फिर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में ये कदम कितना कारगर साबित होने वाला है? मैं एक बात कहूं, आज 15 अगस्त का दिन है। वैसे तो सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं जी, देश आजादी के उपलक्ष्य में। लेकिन आज का जो भाषण है ना जी, मोदी जी का, वो मेरे दिल की यानी जो रूह को छू गया, ये कह सकता हूं। जिस भाषण की इतने समय से इंतजार था, वो आज उन्होंने बोला है। और देश को आज इसी की जरूरत है सबसे ज्यादा। अगर इसके ऊपर कोई कानून आ जाता है तो मैं कहता हूं कि ये देश सुरक्षित हाथों में चला जाएगा आगे के लिए जी। अन्यथा जितनी बाहरी शक्तियां हैं, जितने भी गजबाए हिंदुस्तान बनाने वाले लोग हैं, जितने भी स्लीपर सेल, पीएफआई, सिम्मी जैसे लोग इसमें लगे हुए हैं, वो देश को कमजोर कर रहे हैं और दीमक की तरह, घुन की तरह लगे हुए हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया, ये दिल को छू गया। ये बहुत अच्छी बात है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनने चाहिए और सख्ती की आवश्यकता है इसके अंदर। बॉर्डर जितने भी स्टेट है हमारे बॉर्डर पर, वहां पर ये इस प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट सक्रिय हैं। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा सिर था, वहां पर किस प्रकार से डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया। केरल के अंदर एक बॉर्डर था, वहां किस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। एक और बॉर्डर है पश्चिम बंगाल, वहां पर भी किस प्रकार से चेंज करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ किस प्रकार से असम के अंदर आप देखें, अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखें, इन सब जगहों पर अगर आप देखें तो बहुत बुरा हाल है। आज ये बहुत ही सार्थक भाषण रहा है। इसको मैं 100 में से 100 नंबर देना चाहूंगा और इस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास और भी मेहमानों के पास। राजेश चौधरी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, क्या माना जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके से कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद डेमोग्राफी चेंज को लेकर के लगातार हाई पावर तरीके से काम करने की बात कही गई है, तो ऐसे में किस तरीके से क्या कदम इसमें उठाए जाएंगे, अगर आप तमाम दर्शकों के लिए साफ कर सकें तो? देखिए, 2014 से 2025 तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है, तो पूरी दुनिया की नजर इस पे है और बहुत पुरानी योजना इन लोगों की है गजबाए हिंद करने की। जी, ताकत से तो भारत को कोई आज हरा नहीं पा रहा है। ये लोग यहाँ पर जनसंख्या जिहाद करके जितने भी सीमावर्ती एरिया है उनमें कब्जा कर रहे हैं, देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आज घोषणा की कि जो विदेशी लोग बताइए ना, कौन लोग, आप हम जान लेना, सब लोग जान ले कौन लोग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ना आपको। जी जी, देखो, इसके पीछे बहुत बड़ी इस्लामिक ताकतें हैं जो विदेशियों को ला करके सीमा पे बसाना चाहती हैं। बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश से लोग आए, म्यांमार से लोग आए और अन्य देशों से आकर के भारत में घुस जाते हैं। वहां भुखमरी की स्थिति है और आज यहाँ आकर के और इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा, उनको चिन्हित करेंगे एक एक व्यक्ति को, कौन कब आया, क्या उसका बैकग्राउंड है, और जो यदि भारत से बाहर का व्यक्ति है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये सरकार करेगी और इसकी आवश्यकता है आज। अब देखिए, देश विरोधी गतिविधि जितने भी पीएफआई जैसे संगठन है, सिमी जैसे संगठन है, बहुत बड़ी ताकत उनकी वही सीमावर्ती एरिया में होती है जहां पर ये लोग आकर के बस गए, वहां होती है और धीरे धीरे करके देश के विभिन्न हिस्सों में भेज रहे हैं। मेरे मथुरा में बहुत सारे लोग थे, अभी 300-400 लोगों को गिरफ्तार किया, बांग्लादेशी से आकर के लेबर का काम कर रहे थे, वहां का भट्टों पे आकर के लेबर के रूप में काम कर रहे थे। धीरे धीरे हम बच जाते। लेकिन राजेश भाई सवाल यहां पर यह हो सकता है कि विपक्ष के लोग भी इस सवाल को उठाएं, लेकिन क्योंकि मैं इस शो को एंकर कर रहा हूं तो मेरा भी ये सवाल उठाना जरूरी पड़ जाता है कि 2014 से इस देश में सत्ता आपकी पार्टी की, अगर मैं गलत नहीं हूं। इस देश के सारी सीमाओं पर जवान जितने हैं वो सब सीमा के प्रहरी हैं और कोई अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता, ये सारी चीजें आपको तय करनी है, आपकी सरकार को तय करनी है, पॉलिसीज आपको डिसाइड करनी है। तो फिर कैसे कोई देश के अंदर के आके, बांग्लादेशी हो चाहे कहीं का हो, आ करके ये गजवाए हिंद या तमाम चीजों को कैसे ऑपरेट कर लेता है और आपको खबर नहीं लगती है? देखिए, जब विदेशी घुसपैठियां आने पर जो रोक लगी है वो 2014 की बात लगी है। 2014 से पहली सरकारों ने तो खोल रखा था, ओपन कर रखा था। आसाम तो अब तक गुलाम हो जाता यदि अंकुश नहीं लगता, तो आसाम का तो पूरा ही डेमोग्राफी चेंज कर दिया था। बंगाल के अंदर लगभग 65 लाख लोग बाहर से आकर के बस गए।
बंगाल की सरकार वहां पे आश्रय देती है उनको। ये लोग जो वोट के व्यापारी हैं, जो लोग इनसे वोट हासिल करना चाहते हैं, वो प्लानिंग से करते हैं। ये सरकार नहीं होती तो और बहुत भयावह स्थिति हो जाती। तो उत्तर प्रदेश नरेंद्र में मोदी कौन जी सी की ऐसी सरकार पार्टियां आने हैं, के बाद ही इस कौन पर सी ऐसी सरकार पार्टियां हैं, रोका गया। बताइए, खुलकर बताइए नाम। सब जानते हैं, बहुत सारी पार्टियां। अभी आपकी डिबेट में ही सामने आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मुंह से आप कहलवाना चाह रहे हो, आप भी समझ रहे हो, अभी आ जाएगा कौन इनके साथ खड़ा होना है। अनुराग भदौरिया अरे जी, स्वागत है भाई आपने आपका, देखा ना, बताइए क्या CAA का कहेंगे विरोध आप। करने वाले कौन लोग थे? अब देखिए, सीएए का विरोध करने वाले कौन लोग थे? वही अब लोग अब थे। अब आपकी बात आ गई वही राजेश जी, इनको मैंने यहाँ बहुत बसाना मौका दिया है चाहते आपको, आप ऐसा मत करिए। देखिए मेरा भी सम्मान रख लीजिए, कम से कम मैंने आपको मौका दिया। अनुराग भदौरिया जी, आप देखिए, आपने कभी ऐसी सरकार देखी है क्या जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? इनकी सरकार को आज 11 साल केंद्र में हो गए, 8.5 साल राज्य में हो गए। बॉर्डर फोर्स इनके अंडर में आता है और ये रो रहे बैठ के यहाँ पे। तो मत रहो सरकार में, जब आप नहीं रोक पा रहे हो, विदेशी ताकतें अंदर घुस जा रही हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो आप तो सरकार फेलियर है। ये तो राष्ट्र के लिए खतरा है ऐसी सरकार। ये सरकार को यही नहीं पता चलता है कि घुसपैठिए आ जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे हैं, बीएसएफ को चकमा दे रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो जा रहा है, मथुरा तक पहुंच जा रहे हैं, लेबर भी बन जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलता। भैया, आप ना केंद्र को सरकार को पता चला, ना राज्य सरकार को पता, बहुत बाद में चलता है। तो ऐसी सरकार तो रहने का कोई हक नहीं है। जब सब नुकसान हो ही जाएगा तो फिर ऐसी सरकार क्यों रहनी चाहिए? जो विदेशी लोग हमारे देश में आके बस जाएं और हम टीवी डिबेट पे रोने लगे और रो रो के बोलने लगे बे कौन है, किसको वोट चाहिए, कौन लोग ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में है क्या? केंद्र में कौन है? कैसे आ जा रहे हैं वो? कैसे अंदर घुस जा रहे हैं? माने रोने की, जब महंगाई, आज महंगाई बहुत ज्यादा है तो रोएंगे पिछली सरकारों में। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा तो रोएंगे पिछली सरकारों को। आज यहाँ पे डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया, रोएंगे पिछली सरकारों को। किसान बदहाल परेशान है, रोएंगे पिछली सरकारों को। हेल्थ व्यवस्था चरमराई हुई, रोएंगे पिछली सरकारों को। यहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था चरमरा गई है, नकल माफिया हावी है, रोएंगे पुरानी सरकारों को। अरे भैया, आप यहाँ पे बारिश से लोग परेशान, रोडों में गड्ढे, दिलों में गड्ढे, समाज में गड्ढे, चारों तरफ गड्ढे गड्ढे आपने खोद दिए। बिल्कुल 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 अनुराग जी, आऊंगा उस मुद्दे पे आऊंगा। हमाम भाई साहब का एक स्टेटमेंट ले लूं। हमाम भाई साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। हमाम जी, 2014 से पहले की बात बीजेपी कर रही है। सवाल मैं आ रहा हूं अनुराग जी, आपके पास आऊंगा। मेट्रो बना, हम आएंगे यहाँ पे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम आएंगे, बना रहे हैं स्मार्ट सिटी। आप देखिए तो स्मार्ट सिटी को भाई बना रहे हैं बीजेपी, बना रही है स्मार्ट सिटी। आप देखते क्यों नहीं है? आप हमाम वाहिद का एक साहब से एक रिएक्शन ले लूं, फिर आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमाम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से पहले की बात बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कर रहे हैं। क्या उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी तो खुली छूट दे रखी थी आपकी सरकार ने कि आइए साहब स्वागत है, आइए आप भी बस जाइए, आप भी बस जाइए, जैसी चाहे वैसे डेमोग्राफी बसा लीजिए? क्या ऐसा हालात थे? देखिए, हम लोग वर्तमान की बातों में, वर्तमान के मुद्दे में विश्वास रखते हैं। जनता के सामने इस समय क्या समस्या है, जैसा कि राजेश जी को सब पता है कि बांग्लादेश से इतने घुसपैठिए आए, पाकिस्तान से इतने घुसपैठिए आए। अभी हमारे भाई आनंद भदौरिया जी ने पूरी तरीके से उनका जवाब दे दिया। लेकिन यदि अगर इनको जानकारी है तो ये गृह मंत्रालय को और देश के प्रधानमंत्री को सूचित करे कि पड़ोस के देश से इतने घुसपैठिए इनके पास है। सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी तय हो रही है और यहाँ बैठ के रोना रो रहे हैं। ये सबसे बड़ा फेल्यूर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और सबसे बड़ी बात इनकी जो डॉक्टर परमवीर सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक। परमवीर जी, आबादी का असंतुलन और प्रधानमंत्री का आज का भाषण किस तरीके से देखा जाए? अनुपम जी, देखिए, आज 15 अगस्त है, थोड़ा सा इतिहास तो मैं भी याद करूंगा कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिलती है। आजादी मिलने के बाद देश में पहली तो प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा बंटवारा हो जाता है, तो उसकी त्रासदी को झेलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेकिन मैं यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका हमारे से बहुत देर बाद आजाद हुआ था अंग्रेजों से, लेकिन आजाद होते ही उन्होंने एक पहला काम किया था। वहां पर एक ट्रूथ एंड रिकंसाइलेशन कमीशन बनाया गया था, ये चीजों की जांच करने के लिए देश के आजादी के तुरंत बाद कि क्या क्या हमारी असलियत थी और क्या क्या चीजें हमारे ऊपर थोप दी गई हैं। उनके अंदर नागरिकता का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको उन्होंने बाय लॉज के हिसाब से लिख कर तैयार किया था। लेकिन भारत के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी आप देखिए, अगर किसी पाकिस्तानी की, भारतीय की, बांग्लादेशी की शक्ल देखेंगे तो हम सब लोग एक जैसे दिखाई देते हैं, लगभग भाषाएं भी एक जैसी होती हैं। तो आपको फिजिकली आइडेंटिफाई करना कि आदमी कौन सी नेशनैलिटी का है बहुत मुश्किल है। उत्तराखंड का व्यक्ति नेपाल के व्यक्ति से मिलती शक्ल का होगा, भाषाएं भी मिल जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपको एक विजन लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा किस तरीके से करना है। दुनिया में हर देश इस काम को करता है। आपने कही रावत साहब, आपने तारीफ कर दी थी प्रधानमंत्री के भाषण की, लेकिन ग्राउंड पर जो स्थितियां हैं उनको कैसे बदला जाएगा? ये डेमोग्राफी, आबादी का संतुलन, इसको कैसे
इंप्लीमेंट आगे आने वाले वक्त के लिए किया जाए कि वाकई में असर दिखे? क्या होना चाहिए ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी मैं भदौरिया जी को सुन रहा था। चलिए, ये बड़े तेज तर्रार और इंटेलिजेंट प्रवक्ता हैं, इन्होंने सारी कहानियां और फायर ब्रांड भी हैं। हाँ, फायर ब्रांड भी तरीके से। लेकिन ये नहीं बता रहे कि इतने साल से आप लोगों की सरकारें रही थी, उस समय आपने क्यों नहीं रोका? आपको रोकना चाहिए था ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 30 साल बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, और काफी समय के बाद में, यानी 70 साल आप लोगों ने राज कर लिया, 65-70 साल। उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया इन बातों के ऊपर? ध्यान देना चाहिए था ना कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, या जम्मू कश्मीर के अंदर हालत खराब हो रहे हैं, या दूसरी जगह पे हो रहे हैं। आपके नेताजी वो भी केंद्र सरकार में रहे हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर, मुख्यमंत्री जैसे पदों पर वो लोग रह चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी खुली छूट दे दी। क्या आओ वोटों के लिए। बांग्लादेशियों को सबसे ज्यादा राशन कार्ड बनाने वाले दिल्ली के अंदर कौन थे? कांग्रेस की सरकार थी। और बाकी के स्टेटों के अंदर सरकार जिम्मेवार रही है कि उन्होंने अपनी वोट की खातिर हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली के अंदर भाई साहब, आपके ऊपर आरोप, कांग्रेस के ऊपर आरोप, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति की परंपरा रही है वो हमेशा डराने की और भय की राजनीति में विश्वास रखते हैं। आज देश की प्रधानमंत्री लाल किले से आज देश के नौजवानों की उम्मीद थी कि वो नौजवानों के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन फिर जिस प्रकार से बिहार में गरीबों का, आदिवासियों का, किसानों का वोट चोरी पकड़ी गई है, उसके लिए इस तरीके के सुरक्षा कवच ढूंढा जा रहा है। आज एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सिर्फ विपक्ष की बातों का जवाब देने के बजाय आप इस प्रकार से पूरे देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता जान रही है, जब भी करने का प्रयास सरकार कर रही है, आते हैं, भटकाने की कोशिश कर रही है, मुद्दे सामने आते हैं, सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं डराने की, धमकाने की, सबसे बड़ी बात है, कोई डराने की बात है। नहीं है। हकीकत सामने रखी गई है, और उस हकीकत के लिए जिम्मेवार कांग्रेस की सरकार है, और मिली जुली जो सरकारें बनी है वो इसके लिए जिम्मेवार है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सरकार आपकी है, 11 साल से आप सरकार में, आप क्या कर रहे हैं? अंदर 11 साल से सरकार में आपने क्या किया? नौजवानों के लिए क्या किया? किसानों राजेश चौधरी भाई, सरकार बीजेपी की है, एच.एस. रावत तो हिंदू धर्मगुरु है। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए भाई, सरकार आपकी क्यों नहीं कुछ कर पाए भैया? छटपटाए ना जी, दोनों दल छटपटाए ना। समाजवादी पार्टी का कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने सजा दी है इस बात के लिए कि वो बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बना करके उन्हें यहां बसाने का काम करता था। कोर्ट ने, ये कोई भाजपा की सरकार ने उसको सजा नहीं दी, अदालत ने, देश की अदालत ने। उसकी विधायकी चली गई है इस चक्कर में। ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या विचारधारा रखते हैं, देश के प्रति इनका कितना समर्थन है, कितना भाव है, देख सकते हैं। उन्हें वोट चाहिए केवल उन लोगों के। एक विधायक, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य, इसलिए विधायकी चली गई कि वो विदेशियों को लाकर के, बांग्लादेशियों को लाकर के आधार कार्ड और उनके आपकी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, देखिए अभी सरकार, देखिए इस सरकार में बहुत लोगों की सदस्यता चली गई। अफजाल अंसारी की भी चली गई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वापस मिली। राहुल गांधी जी की भी ले ली थी। ये तो सबकी ले रहे हैं सदस्यता। ये तो बैठे ही इसीलिए हैं। ये लोकतंत्र पर विश्वास कहाँ रखते हैं? तो वोट चोरी पे इनका नाम आता है। बताइए, वोट चोरी में नाम किसका आ रहा है? समाजवादी का तो आ नहीं रहा है। वोट चोरी में किसका नाम आ रहा है? तो चुनाव आयोग से हम सवाल पूछते हैं तो ये बीच में कूद पड़ते हैं। वोट चोरी में नाम, चुनाव आयोग पे सवाल जब लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जाता है तो आपकी सरकार जवाब तो देना पड़ेगा, बैठा देती है। ये समाजवादी लोग हैं जिन्होंने समाजवादी सरकार में आदरणीय नेताजी ने चाइना को लाल आंखें सिर्फ नहीं दिखाई थी। 1 किलोमीटर चाइना आया था तो हम 4 किलोमीटर घुस गए थे जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, और चाइना को औकात याद दिला दी थी। आज चाइना क्या हमें आंखें दिखाता है, हम चिट्टी पिट्टी मार के बैठने की कोशिश करते हैं। उस समय हम चाइना के अंदर घुस गए थे 4 किलोमीटर। आज लेकिन सवाल यहाँ पर अनुराग भदौरिया, सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए, बात अपनी आप पूरी कर लीजिएगा। अगर सरकार अब ऐसे लोगों पर ऐसी चीजों को लेकर शिकंजा कसने जा रही है तो क्या ये वोट बैंक का मसला है, या जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि इनको एक वोट बैंक माना गया है, इनके वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां इनका प्रयोग करती रही हैं, क्या ये आरोप आपकी पार्टी पर या बाकी दलों पर जो लगाए जा रहे हैं ये सही हैं? देखिए, इसलिए लगाए जा रहे हैं जिससे हमारा आपका समय जो है इसी चीजों में हम बहस करते रहे। और बलरामपुर में जो दिव्यांग युवती जिस तरह से बेचारी बेसहारा होकर रोड पे दौड़ रही थी, दरिंदे उसके पीछे दौड़ रहे थे, जो खाकी का खौफ खत्म हुआ है, उस पर चर्चा न हो पाए। ये इसलिए सब चीजें करते हैं, चर्चा न हो पाए। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? परेशानियों से। बाढ़ आई है, चारों तरफ लोगों के यहाँ पे खेत के खेत बर्बाद हो रहे हैं, जमीन के जमीन बर्बाद हो रही है, घर के घर बह जा रहे हैं, उस पर बात ना हो पाए। ये जनता की समस्या को लेकर कब चर्चा करते, जरा बता दीजिए तो आप।
ये जनता की समस्या की बात नहीं करेंगे, उलझाने की बात करेंगे। अरे मैं आता हूं आपके पास। हमाम वाहिद साहब, कांग्रेस की सरकार में क्या इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए थे या सारा क्रेडिट अब बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है? वो कह रही है कि 2014 के बाद ही इसको लेकर के कानून बनाए। देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति की परंपरा रही है वो केवल इस तरीके के मुद्दे को देश में फैला के देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास हमेशा कर रही है। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में इस बात की चर्चा है कि किस प्रकार से लोकतंत्र की व्यवस्था में भारत में वोट चोरी की गई है और किस प्रकार से बिहार में गरीबों के, किसानों के, आदिवासियों अभी तो यहाँ पर घुसपैठियों की बात हो रही है। और मैं बता दूं कि ये जो वोट चोरी की गई ये केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, जो बार बार किया जा रहा है कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए किया था। वोट बैंक जिन लोगों ने, आम जनता ने, जिनका जो कांग्रेस को वोट करते थे, वही 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री को एक आस, एक उम्मीद की वजह से वोट किया था। देश के नौजवानों ने प्रधानमंत्री को एक उम्मीद के साथ वोट किया था कि 2 करोड़ 2014 में भी दिया। कहाँ है? आज रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, देश की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से राजेश जी को सारी जानकारियां हैं, इतने घुसपैठिए आ गए इस तरीके के, तो आपकी सरकार फेलियर है। आप अपनी सरकार में देखिए कि देश के ज्वलंत मुद्दे क्या है, और जब विपक्ष को उस मुद्दे को उठाता है तो आप उस मुद्दे को बिल्कुल बदल देते हैं। चलिए, भाई साहब, राजेश जी, सवाल ये, सरकार क्या करने वाली है? आज प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद एक्शन प्लान क्या है, थोड़ा सा आप समझा दीजिए, ताकि वाकई में अगर आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, बेचैनी बढ़ी हुई है, तो आने वाले वक्त में उसका असर भी दिखाई देगा। मुझे 5 सेकंड दे दीजिए। मैं देता हूं भी, राजेश जी बोले, फिर आ रहा हूं आपके पास। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? अरे ये आए कहां से, ये बताओ ना। इस पर नहीं बोलेंगे आप लोग? जब इनकी सरकार होती थी तो इन्होंने ला करके उनको बसाया है भाई, उस पर बात नहीं करे। घुसपैठियों पे एक भी नहीं बोल रहा है। देश के अंदर विदेशी आकर के बैठ गए, उनको निकालने की बात देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहे हैं। पेट में दर्द इनके हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सरकार के दरमियान उनको ला करके यहां बसाया था, एक एक को चिन्हित करके कानून बना करके, और देश के संविधान में आज भी कानून उस तरह के हैं। सबको बाहर करेंगे, चिंता मत करिए, चिंता मत। सीए का कानून बना तो किस तरह से ये विरोध करते थे, कैसे मुसलमानों को भड़काने का काम इन लोगों ने किया, पूरे देश ने देखा है, सबने देखा है भाई। ये वोट बैंक बनाना चाहते हैं, ये उसी ग्रुप में शामिल होकर के देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इनका केवल एक ही मकसद है, किसी भी तरह से देश का इस्लामीकरण हो, गजबाए जिंदो, चाहे जमीन जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे जनसंख्या जिहाद हो, सब जिहादों के साथ खड़ा होने का काम ये इंडी गठबंधन नहीं करता है, कोई दूसरा नहीं करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। अरे ये वो लोग हैं जो चुनाव आयुक्तों को केंद्र में मंत्री बनाते थे, ये वो लोग हैं चुनाव आयुक्त को राज्यपाल बनाते थे। ये जो कांग्रेस जैसी बेईमान और भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं हुई है। राजेश जी, मैं एक सवाल ले रहा हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। राजेश जी, 2009 में कांग्रेस की सरकार, 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, क्या घुसपैठियों ने बनाई थी? बताइए, आप जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। क्या इनके पास कोई प्रूफ है? से चुनाव लड़े, कितने घुसपैठिए इस देश में, कितने मंत्री बनाए? अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए भाई। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, लास्ट 30 साल अगर ले लीजिए आप, 30 सालों में कम से कम 20 साल से ज्यादा, 20 साल से इनकी सरकार है, और कितनी बेशर्मी से बोल रहे हैं कि भाई 20 साल की सरकार रही आपकी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, अभी 11 साल से आपकी है, करीब 18-19 उनको ला करके अपना आपका संगठन काबिलियत है। आज भी जेल में है वो। 30 साल में इस देश की अदालत ने समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक को इसी अपराध में जेल में बंद किया है। आपके बस का कुछ नहीं है, आप सजा किया है, रोते रहिए बस। अरे आप यही करते हो। अरे ये बताओ, केवल मुसलमानों के वोट चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इनके बीच में नहीं बोला कोई, ला करके यहाँ फंसा लेंगे। अरे आपके बीच में नहीं बोला था, आप क्यों
रो रहे हैं भैया, रोने वोट की चाहिए आदत बंद भाई। कर दीजिए भाई, आप कितना रोएंगे, जनता रुलाएगी। अरे बस 27 में माननीय अरे रो रहे हो रोने का समय 5 साल तक तो आप इसलिए रो रहे हो कि आपके जो वोटर हैं जिनको आपने आकर के देश के अंदर बसाया था, घुसपैठ करवाई थी, अवैध यहाँ पे घुसाया था, वो बाहर जाने की बात देश की प्रधानमंत्री कर रहे थे, आपको तो छटपटाहट हो रही है। आप छटपटाहट हो रही है, आपके राज में आए, आप ही यूपीए की रुकिए रुकिए, बाकी सभी रुकिए रहो। डॉक्टर परमवीर सिंह ऑडियो डाउन करिए सबका। डॉक्टर परमवीर सिंह, सवाल ये है, राजनीतिक दलों पर जो आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए घुसपैठ कराते रहे हैं और उसका फायदा उठाते रहे हैं अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, ये कब से ये चलन आपको लगता है कि चल रहा है और क्यों ऐसा किया जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? 5 सेकंड दीजिए अनुपम जी, 5 सेकंड, ज्यादा नहीं, 5 सेकंड दे दीजिए मुझे। जी जी, मैं आ रहा हूं अनुराग जी, आ रहा हूं, अभी टाइम है, मैं आ रहा हूं। मेरे बीच में लगातार बोलते रहे। अनुपम जी देखिए, अभी राजेश जी ने खेर पड़ा था कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मैं इसे पूरा कर देता हूँ, तू इधर उधर की बात ना बता, ये बता काफिला क्यों लूटा। तेरी रहबरी का सवाल है, राहजनों से गिला नहीं है। बात क्या है साहब, देखिए 47 के बाद जब से इन्फ्लक्स शुरू होता है भारत के अंदर तमाम दिशाओं से, चाहे वो श्रीलंका से आने का हो इलीगल इमिग्रेंट्स का, चाहे वो नेपाल के रास्ते आना हो, चाहे वो म्यांमार के रास्ते, चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान के रास्ते हो, सबको कभी काउंटर नहीं करा गया। उसके ऊपर कभी भी कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया था, इसको राजनीतिक मुद्दा ही बनाया। अभी हाल में क्या चल रहा है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी संख्या में अफगानियों को निकाल रहा है अपने यहाँ से, लेकिन कोई धर्म की बात नहीं कर रहा, दोनों एक ही धर्म के हैं। लेकिन भारत में समस्या क्या खड़ी हो जाती है कि हम जब भी बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग जी बोलिए, 30 सेकंड्स बोलिए। देखिए मैं तो बस इतना बोलूंगा, वो कह रहे हैं इधर उधर की बात न कर, बिल्कुल तू इधर उधर की बात न कर, कम से कम 15 अगस्त की बधाई तो दे दो सबको। आज के 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पे सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि सियासत में जो भी कदम उठाए जाते हैं उनके कई मायने होते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये मसला डेमोग्राफी का उठा है, अब देखना ये होगा आने वाले वक्त में तमाम राज्यों में जो घुसपैठ को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके की अलग अलग घटनाएं सामने आती हैं, अलग अलग वाक़े सामने आते हैं, उन पर कितनी रोक लगेगी और क्या आने वाले वक्त में इस पर सियासी गहमा गहमी भी और देखने को मिलेगी। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।